एवरीवन, दिस इज शिल्पा गरवा। वेलकम टू लेट्स लर्न विद गरवा गर्ल्स। होपफुली आप मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जो आज हम पढ़ेंगे वो है महाजनपद काल। तो सबसे पहले हमने कहानी की शुरुआत होती है। देखो, इतिहास को कहानी की तरह पढ़ो तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको रुचिकर लगेगा और जल्दी याद हो जाएगा। तो सीक्वेंस में चल रहे हैं हम। सबसे पहले मैंने कहानी की हमारी जो शुरुआत हुई वो सिंधु घाटी सभ्यता से हुई। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता से हुई 3300 से 1700। फिर 2 साल है वो इतिहास गुमनाम रहा। फिर 1700 में जब सिंधु घाटी सभ्यता लुप्त हो गई तो देन उसके बाद एक नई सभ्यता आई जो थी वैदिक सभ्यता या वैदिक काल, जो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। ये भी 2 भागों में विभाजित था। जो पूर्व वैदिक काल है या फिर ऋग्वैदिक काल है, ये 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व यानी कि 500 सालों का इतिहास हमने ऋग्वैदिक काल में पढ़ा। देन उत्तर वैदिक काल, फिर 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक हमने उत्तर वैदिक काल पढ़ा। मतलब वैदिक संस्कृति पढ़ी। 9 सालों का पीरियड था वो वैदिक काल का था। 1500 से 600 काउंट कर लो आप, पूरे 900 सालों का इतिहास वैदिक काल का रहा। देन उसके बाद है वो महाजनपद काल। बौद्ध और जैन धर्म जैसे धर्मों का है वो उदय होता है। मैंने बताया था कि वैदिक काल में ही लोग किस प्रकार से, उत्तर वैदिक काल में लोग किस प्रकार से असंतुष्ट थे। जो जन्म पर आधारित व्यवस्था है वो होने लगी। पहले क्रम पर आधारित थी, फिर जन्म पर आधारित थी। तो जो ब्राह्मण वर्ग था वो उच्च जो यज्ञ वगैरह करवाता था तो उनका वर्चस्व ज्यादा था, जिसके कारण जो क्षत्रिय और वैश्य थे उनमें वही थोड़ा है वो असंतोष जागृत हुआ। तो जाहिर सी बात है कि जब एक वर्ग ऊपर बढ़ेगा और नीचे वाले को उनका आदेश का पालन करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि क्रांति होनी निश्चित है। तो इसी प्रकार से जो वैश्य हैं, क्षत्रियों में तो इतना नहीं था, लेकिन जो वैश्य है वो सर्वाधिक है वो जैन धर्म की तरफ आकर्षित हुए, क्योंकि उसी पीरियड में है वो जैन और बौद्ध धर्म का फिर विकास हुआ। जैन और बौद्ध धर्म का एक उदय हुआ। तो इसी दौरान है वो महाजनपद आते हैं। तो सबसे पहले हम महाजनपदों को टाइम को वेस्ट किए हुए। तो देखो, सबसे पहले प्रशासनिक इकाइयां मैंने आपको वैदिक काल में भी पढ़ाई थी। तो देखो, प्रशासनिक इकाइयां आपको 2-3 बार मैंने लिखवा दी। ऋग्वैदिक काल में लिखाई थी, उत्तर वैदिक काल में लिखाई थी और अब महाजनपद में लिखाई थी। तो सबसे पहले इसका जो महाजनपद काल का उदय कैसे हुआ, इसका काल पीरियड जान लेते हैं। वैदिक काल के बाद में जो बौद्ध और जैन धर्म है वो भी इसी दौरान 600 से लेकर 400 ईसा पूर्व है वो पनपेंगे। और महाजनपद काल का देखो काल पीरियड, देखो सबसे पहले 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व है। तो देखो वैदिक काल सभ्यता है वो 600 में पूरी हो जाती है। उत्तर वैदिक काल है वो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक होता है। देन उसके बाद है वो महाजनपद और बौद्ध जैन धर्म है उनका उदय हुआ। तो जो हमारा महाजनपद काल है वो 200 सालों का काल पीरियड है, 600 से लेकर 400। तो देखो, सबसे पहले प्रशासनिक इकाइयां कौन कौन सी थी। प्रशासनिक इकाइयां समझते हो, जैसे आज गांव, गांव से फिर तहसील, तहसील से जिला, जिले से फिर राज्य, राज्य से फिर देश बनता है, देशों से फिर महाद्वीप बनते हैं। इसी प्रकार से वो पहले था। कुल का जो प्रमुख होता था उसको कुल कहते थे। जैसे एक परिवार का होगा, जैसे आपके परिवार का कुल का जो मुखिया है वो पिताजी हैं, कुल का प्रमुख था कुल। फिर ग्राम का ग्रामीणी, फिर ग्राम का ग्रामीणी, गांव का विश का विशपति, जैसे गांव का ग्रामीणी जैसे सरपंच हो गए। विश का विशपति तहसील से समझ लो। जन का जनपति, इसको डिस्ट्रिक्ट से समझ लो। ये है वो, जैसे हाँ ये तहसील समझ लो, तहसील का विशपति। और ये जन का जनपति यानी कि ये जिला लेवल पर इनका आईएएस। और जनपद मतलब राज्य का जो है वो मुख्यमंत्री समझ लो या राज्यपाल, मुख्यमंत्री। और राष्ट्र यानी कि फिर पूरा देश का एक राष्ट्र यानी कि फिर
प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से समझो, इस प्रकार है वो व्यवस्थाएं बटी हुई थी। अब देखो महाजनपदों के उदय के कारण क्या थे, क्या कारण रहे कि महाजनपदों का उदय हुआ। जन से मिलकर जनपद बने। मैंने उत्तरवेदी काल में पढ़ाया था कि दो जनों से मिलकर जनपदों का निर्माण हुआ। किस प्रकार से जन मिलकर है वो जनपद बने। तो उदय के कारण क्या थे? सर पहले लोहे का व्यापक स्तर पर प्रयोग, जो लोहा था हमारा उसका व्यापक स्तर पर प्रयोग वो उत्तर वैदिक काल में ही प्रारंभ हो जाता है। उत्तर वैदिक काल में है वो लोहे का व्यापक स्तर पर प्रयोग प्रारंभ हो जाता है। और एक कारण देखो, राजाओं द्वारा साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा। अब लोग है राजा है वो साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा हमने उत्तर वैदिक काल में ही शुरू हो गई थी। साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा, कृषि का विस्तार एवं कृषि अधिशेष, ये भी है वो उत्तर वैदिक काल में ही प्रारंभ हो चुका था। तभी तो ये जो महाजनपद है हमारे उनके उदय का कारण है। व्यापार और वाणिज्य का प्रचार प्रसार हुआ। भाई व्यापार और उद्योग धंधे हमने उत्तर वैदिक काल में पढ़े थे, तो वहां पर ही हो गया। तो उदय जो जनपद है महाजनपद है तो उनका एक कारण है ये भी। प्रशासनिक स्तर पर रक्त संबंधों का खंडन। पहले देखो सिंधु घाटी सभ्यता में लोग एकदम आराम से, बहुत सारी पीढ़ियों के लोग हैं वो एक साथ रहते थे। ऋग्वेदिक काल में भी रहते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में रक्त संबंधों का खंडन होने लगा। राजा है वो जो एक समाज है वो पितृ प्रधान समाज था, और जो राजा है वो एक दूसरे अपना साम्राज्य विस्तार करने लगे थे, और राजा बनने के लिए हत्याएं भी होने लगी थी। ओबियसली जब एक जो वंश का जो राजा है वो एक बड़ा पुत्र बनेगा तो छोटों वालों में भी है वो संघर्ष होता। तो इस प्रकार से फिर रक्त संबंधों का खंडन होने लगा। सामाजिक एवं धार्मिक मानदंडों में है वो स्थायित्व आ गया। अब है वो पहले कबीलाई समाज रहता था, देन उसके बाद है वो एक जगह अपने जो समाज है वो स्थायी रूप से बसने लगे लोग। नए क्षेत्र की खोज लगभग पूरी हो जाना, जो नए नए क्षेत्र थे उनकी लगभग खोज है वो पूरी हो गई थी। अब देखो महाजनपद का विभिन्न महाजनपद, तो 16 प्रमुख महाजनपद थे। 16 में जो 8 तो है वो हमें यूपी में मिलेंगे, उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद मिलेंगे। और देखो हम है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगाल, बिहार का जो क्षेत्र है और राजस्थान में मत्स्य, वहां तक जाएंगे। तो मतलब सारी चीजें हैं हम घूम के आएंगे। तो बहुत ही मजेदार होने वाली ये क्लास, इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम भारत के बाहर भी जाएंगे, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान तक। तो आपको नए नए तथ्य रोचक जानकारियां देखने को मिलेगी। तो क्लास को इंटरेस्टिंग तरीके से आपको देखना है, ऐसा मत समझो कि इतिहास है वो बोरिंग है। नो, बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो चीज़ें एकदम ईजी सी हो जाएंगी। मैं आपको समझा रही हूँ, आप बस सुनते जाइए और समझते जाइए। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, दोबारा कर लीजिए। बार बार करत करत अभ्यास, जड़वृत्ति को सुजान। अब देखो भाई विभिन्न महाजनपद, तो सबसे पहले जो गांधार था वो पाकिस्तान में था। मैं इनको डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगी, ये तो मैं ओनली इंट्रो दे रही हूँ। इनका जो 16 महाजनपद है इनका ओनली ये इंट्रो है, मतलब पिक्चर अभी बाकी है पूरी। तो देखो गांधार कहाँ था भाई? पाकिस्तान में था। इसकी राजधानी है वो तक्षशिला थी, या चाणक्य थे पढ़ाते थे आचार्य। अब देखो दूसरा है हमारा कंबोज। कंबोज है वो वर्तमान जो अफगानिस्तान है वहां पर। ये देखो पश्चिम में पाकिस्तान, ये भी अफगानिस्तान, पश्चिम में अफगानिस्तान। कंबोज कहाँ है? अफगानिस्तान में। और इसका जो राजधानी थी वो थी हाटक या राजपुर, दो नाम थे, हाटक या राजपुर। कंबोज कहाँ है? अफगानिस्तान। और गांधार पाकिस्तान। आपको ऐसे ही याद रह जाएगा। ये है वो भारत से बाहर के महाजनपद है। इसकी राजधानी है तक्षशिला, इसकी राजधानी है हाटक या राजपुर। अब तीसरा देखो अशमक। ये देखो ये भारत में ही है, नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच। पहले तो सभी भारत में थे, लेकिन जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो फिर ये है वो उधर चले गए। ऐसा मत समझो कि जो आचार्य चाणक्य थे वो पाकिस्तान में पढ़ाते थे, नहीं, वो भारत का ही हिस्सा था, लेकिन विभाजन के बाद चला गया। वरना तो पूरा अखंड भारत था, पहले बहुत बड़ा था हमारा भारत।
अब देखो अश्मक, नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच में, नर्मदा और गोदावरी जो नदियों के बीच में है वो अश्मक है, और ये सबसे दक्षिण वाला है वो महाजनपद है। सबसे दक्षिण तक पूछे तो वो यही है, अश्मक है वो दक्षिण तक, दक्षिण वाला है महाजनपद। इसकी जो राजधानी थी वो थी पोतली, पोत या पाटन, तीन नाम है इसके, पोतली बोल दो, पोत बोल दो या पाटन बोल दो, एक ही बात है, याद रखना। अब देखो विंध्य पर्वत के दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद, जो विंध्य पर्वत है उसके दक्षिण में स्थित है वो एकमात्र महाजनपद है। ये दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद है। कौन से पर्वत के? विंध्य पर्वत के। ये मोटी मोटी जानकारी। अब देखो कुरु महाजनपद, इसकी राजधानी थी वो हस्तिनापुर थी। ये बात आप ध्यान रखना, इसकी कुरु की राजधानी हस्तिनापुर, जो वर्तमान दिल्ली हरियाणा का क्षेत्र वहां पर आता है। आप देखो इसको भी डिटेल से पढ़ाऊंगी मैं, ओनली इंट्रो दे रही हूँ। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। सूरसेन ये यूपी में पड़ता है। सूरसेन की राजधानी है मथुरा, इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे। पांचाल की राजधानी, भाई गायब हो गई क्या? पांचाल की इनकी राजधानी है वो दोबारा लिखाऊंगी मैं। पांचाल, कौशल, वज्जी और काशी, अंग, चेदी, ये अंग बिहार में, चेदी और अवंती, मत्स्य ये राजस्थान में, मल्ल, वत्स, मगध और अंग इसकी राजधानी थी चंपा। तो देखो भाई इनकी राजधानियां हैं हम वो इनको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगी कि यहाँ पर किन राजाओं ने वो शासन किया था। जो 16 महाजनपद हैं इन पर किन किन राजाओं का शासन रहा। तो देखो 16 महाजनपदों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मगध। पहले देखो महाजनपद काल की जानकारी का स्रोत कौन कौन सी चीजें हैं। तो महाजनपद काल की जानकारी का स्रोत है वो है, देखो किसी भी चीज की जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है, या तो पुरातात्विक या साहित्यिक स्रोतों से। तो यहाँ पर जो है साहित्यिक स्रोत है वो है महाजनपद काल की जो जानकारी के स्रोत है वो अंगुत्तर निकाय, ये बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और एक है भगवती सूत्र जो है जैन धर्म का। तो दोनों में पूछ ले कि भाई इनमें प्रमाणिक कौन सा है, तो मैंने कहा था ना प्रमाणिक पूछ ले आपसे, तो प्रमाणिक है वो बौद्ध जो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय वो है, वो इसकी जो प्रमाणिक जानकारी का स्रोत है अंगुत्तर निकाय, इससे प्रमाणिक जानकारी मिलती है। और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ, इससे भी हमें जानकारी मिलती है। मैंने बताया कि जो महाजनपद काल के दौरान ही, इसी पीरियड के दौरान है वो बौद्ध एवं जैन धर्मों का उदय हुआ था। तो जो इनकी जानकारी का स्रोत है ऑब्वियसली वो है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो ग्रंथ है वो है इसकी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज मगध महाजनपद। तो मगध क्यों पढ़ेंगे सबसे पहले ये बता दो, मगध क्यों पढ़ा रही हूँ मैं, कोई रीजन स्पेशल रीजन? तो यही है बस कि जो महाजनपद है मगध हमारा, तो देखो मगध सबसे बड़ा महाजनपद था। अब किसी भी महाजनपद की जो प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या होता है, कारण उसके कुछ प्रमुख कारण भी तो होंगे। तो देखो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो कहानी को इस प्रकार से समझो कि अगर कोई नया स्टूडेंट भी पढ़ रहा है तो उसको भी समझ में आ जाए इतिहास। तो देखो कहानी को इस प्रकार से समझे कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो अमेरिका है वो एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर के आया था, महाशक्तिशाली देश के रूप में उभरा था। इसी प्रकार चीन है वो शक्तिशाली देश है बाकी देशों की अपेक्षा। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान है वो अमेरिका उभर कर आया, तो उसकी जो उभरने के क्या कारण थे, पीछे रीजन तो होंगे ना बहुत सारे की, और भी तो देश थे, फिर अमेरिका ही क्यों आया? तो इसके जो प्रमुख कारण होते हैं, तो किसी भी देश के विकसित होने के प्रमुख कारण होते हैं, तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे वहाँ के शासक अच्छे रहे होंगे, तो वहाँ के शासक को, जो वहाँ के शासक है उनका अच्छा साम्राज्य रहा होगा, अच्छा खासा व्यवस्था रही होगी, मैनेजमेंट रहा होगा, और भौगोलिक विस्तार हो सकता है वहाँ का, अच्छा भौगोलिक विस्तार, उद्योग धंधे, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि अमेरिका है वो उस जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय शक्तिशाली के रूप में उभरा था। तो इसी प्रकार है वो कहानी को समझे कि मगध है वो है
यहाँ पर जो शासक वो जो शासकों ने शासन किया वो बहुत अच्छे थे। और यहाँ का जो ये मगध है वो पांच ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था, मतलब कि शक्तिशाली था। इस पर जल्दी से कोई आक्रमण नहीं कर सकता था। यहाँ पर नदियाँ है वो बहती थी, अच्छी नदियाँ। वो नदी तो सभी जगह बहेगी, आपको मैं बताऊंगी कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। लेकिन एक कारण ये भी है कि मतलब कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा रहा। और सबसे बड़ा महाजनपदी भी यही था कि क्योंकि यहाँ के जो शासक थे उनका वर्चस्व अच्छा था, भौगोलिक विस्तार बड़ा क्षेत्र था, तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद यही था, सबसे बड़ा महाजनपद यही था। तो आइए मगध को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो मगध की सीमा है वो देखो चारों ओर से इसकी सीमा लगती है, इसीलिए ये सबसे शक्तिशाली है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। सीमा है वो उत्तर में इसकी जो गंगा से लगती है, गंगा का मैदान गंगा, और दक्षिण में विंध्य पर्वत, नॉर्थ में गंगा और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, और ईस्ट में पूर्व में चंपा और वेस्ट में सोन नदी। देखो ईस्ट में चंपा और वेस्ट में सोन नदियों से इसकी चारों तरफ से सीमा लग रही है। मतलब कि ये है कि तभी तो इसका है वो वर्चस्व अच्छा है, क्योंकि चारों ओर से इसकी सीमा लग रही है, इस पर जल्दी दुश्मन आक्रमण नहीं कर सकते थे। आधुनिक जो बिहार है उसका पटना जो जिला है और गया जिला है वो इसमें शामिल है। आधुनिक जो पटना और गया जिला है वो इसमें शामिल है, आधुनिक जो हमारा मगध में है। जो पहले का जो पूर्वी बिहार का जो क्षेत्र था वो इसमें शामिल था, मगध में पूर्वी बिहार मुंगेर के आसपास का क्षेत्र है वो मगध में शामिल था। अब देखो मगध का जो सर्वप्रथम उल्लेख हमें मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद से हमें मगध की जानकारी मिलती है। अब देखो मगध पर किन किन शासकों ने शासन किया। महाजनपद काल के दौरान ही मैं आपको जो ये शासकों ने शासन किया वो पढ़ाऊंगी, तो आप है वो मौर्य वंश, नंद वंश वो भी कंप्लीट कर लेंगे हम इसी में महाजनपदों में। तो देखो इस पर है वो बहुत सारे शासकों ने शासन किया था। सबसे पहले किसने किया वो आइए, मगध महाजनपद में शासन करने वाले वंश कौन कौन से वंशों ने यहाँ पर शासन किया। तो सबसे पहले बृहद्रथ वंश, जो इसका जो उल्लेख है हमें महाभारत में मिलता है। तो बाद में बृहद्रथ के बाद में आया था हर्यक वंश, फिर इसने शासन किया किस पर, मगध की बात कर रहे हो यहाँ पर, मगध पर शासन करने वाले विभिन्न वंश। फिर हर्यक वंश आया, फिर शिशुनाग, इसने जो शिशुनाग है इसने हर्यक वंश का एक राजा था उसकी हत्या करके ही खुद राजा बन गया था। फिर आया था नंद वंश, फिर आया था मौर्य वंश, अब देखो हर्यक वंश के इधर राजा देखो, सबसे पहले बृहद्रथ वंश आया, फिर हर्यक, फिर शिशुनाग, फिर नंद, फिर मौर्य। अब देखो इधर हर्यक वंश के राजा है, हर्यक वंश का सबसे पहले राजा है बिंबिसार, इसने स्थापना की थी किसकी, हर्यक वंश की जो स्थापना किसने की थी भाई, बिंबिसार ने। फिर आया जोतशुश्रु इसका बेटा, फिर आया उदयन या उदयभद्र, फिर आया अनिरुद्ध, फिर आया मुंडक, फिर आया नागदशक। ये थे हर्यक वंश के शासक जिन्होंने शासन किया मगध पर। अब देखो शिशुनाग, अब देखो हर्यक वंश के बाद में कौन सा वंश पढ़ा था हमने, शिशुनाग आएगा हर्यक वंश के बाद में शिशुनाग। तो शिशुनाग पर फिर किसने कौन कौन से राजा हुए वो देखो, शिशुनाग पर कौन से, शिशुनाग के कौन से राजा हुए, शिशुनाग, कालाशोक, नंद। अब देखो कालाशोक के बाद में है ना नंद वंश आ जाता है। तो नंद वंश में ये देखो शिशुनाग के बाद में कौन सा वंश आ रहा है, नंद वंश। तो यहाँ पर देखो नंद वंश के 3 थे राजा, महानंदिन, महापद्मानंद और घनानंद को सभी जानते हैं, क्योंकि इसको हराकर इसको मारकर ही तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और अखंड भारत का जो सपना था चाणक्य का वो पूरा किया। तो देखो अब आ गया मौर्य वंश, ये आ गया मौर्य वंश, ये अंतिम वंश है जो मगध पर शासन कार्य करेगा। चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक महान। तो चंद्रगुप्त मौर्य, फिर इसका बेटा बिंदुसार, फिर इसका बेटा अशोक महान। तो देखो इस प्रकार हमने देखा कि जो मगध है हमारा, इस पर कौन कौन से वंश ने शासन कार्य किया।
तो सबसे पहले बृहद वंश, फिर हर्यक, फिर शिशुनाग, फिर नंद और मौर्य वंश। यानी कि इतने वंशों का शासन, जो वंशज का शासन है वो मगध पर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो मगध है वो शक्तिशाली रहा। अशोक महान, चंद्रगुप्त मौर्य और नंद वंश के और शिशुनाग वंश के और हर्य वंश के शासन है वो कर रहे हैं। तो देखो कितना बड़ा है, और जो भौगोलिक विस्तार भी काफी बड़ा है इसका, और चारों तरफ से इसकी जो नदियों से, पर्वतों से इसकी वो जो सीमा है वो लग रही है। अब देखो सबसे पहले हर्यक वंश पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले हर्यक वंश में देखो, हर्यक वंश का जो संस्थापक था मैंने बताया वो कौन है, बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक देखो कौन है, बिंबिसार। बिंबिसार ये है हर्यक वंश का संस्थापक। यहाँ पर लिखा मैंने हर्यक वंश का संस्थापक है वो बिंबिसार है। अब देखो इसकी जो जानकारी है हमें वो मत्स्य पुराण में बिंबिसार के लिए, मत्स्य जो पुराण है उसमें बिंबिसार के लिए क्षेत्रोजस तथा जैन साहित्य में श्रोणिक शब्द का प्रयोग किया गया है। ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, बिंबिसार के लिए। जो मत्स्य पुराण में उसमें क्षेत्रोजस और जैन साहित्य में श्रोणिक शब्द का प्रयोग किया गया है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, बिंबिसार। अब देखो इसके समय मगध की राजधानी थी वो कौन सी थी, तो वो ये थी राजगृह या गिरिवर्ज। ये 5 पहाड़ियों के मध्य स्थित था, 5 पहाड़ियों के मध्य स्थित था। कौन सा जो मगध है वो 5 पहाड़ियों के मध्य स्थित था। अब इस पर देखो जल्दी से है वो दुश्मन आक्रमण नहीं कर सकते थे। अब राजा जैसे जैसे राजा चेंज होंगे उसी प्रकार से उनकी राजधानी अभी चेंज हो जाएगी। जो बिंबिसार के समय राजधानी थी राजगृह या गिरिवर्ज। मगध राज्य के विस्तार के लिए बिंबिसार ने 3 प्रकार की कूटनीति का सहारा लिया। तो बिंबिसार ने वही मगध के जो साम्राज्य विस्तार के लिए 3 प्रकार की कूटनीति का सहारा लिया। सबसे पहले मैत्री की मित्रता कर लो और साम्राज्य का विस्तार कर लो। दुश्मनी क्यों बनाए, मित्रता से अगर काम चल रहा है। दूसरा है वैवाहिक, विवाह संबंध स्थापित कर लो। तीसरा है युद्ध नीति, अगर नहीं माने तो फिर युद्ध नीति का सहारा लेते थे। इस प्रकार से इसने साम्राज्य विस्तार के लिए है वो ये 3 नीतियां अपनाई थी। और इसकी जो इसके समय राजधानी थी मगध की वो थी राजगृह या गिरिवर्ज। और लास्ट में जो इसको है ना मगध की राजधानी है वो पाटलिपुत्र हो जाएगी, पाटलिपुत्र। तो आज हमने पढ़ा महाजनपद काल एक परिचय, ठीक है, 16 महाजनपद काल और मगध है वो उसके बारे में हमने जानकारी ली। तो आगे की क्लास में इसी प्रकार से हम बने रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।